बहुजन समाज पार्टी आती है तो हरिजनों का करती है। ब्राह्मण मैं किसको वोट दूं कि ब्राह्मणों का हो जाए? कम से कम वो अपनी बिरादरी का तो करते हैं। मैं किसको दूं कि मेरी बिरादरी का हो? अब बताइए, हम तो किसी में नहीं है। सामान्य वाला आदमी जो है, जनरल कास्ट वाला आदमी जो है, वो किसी में नहीं है। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जेपी मिश्रा है। आप कहाँ से? काशी? मैं बनारस से हूँ और हम लोग, मेरा काम मधुमेह डायबिटीज केयर स्पेशलिस्ट का है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज केयर स्पेशलिस्ट। अच्छा सर, अभी बहुत ही ज्यादा चुनावी माहौल चल रहा है। बनारस का चुनावी माहौल क्या है? जनता का रुख किस तरफ है? अगर एक बार आप बताना चाहें। देखिए मैडम, बनारस का चुनावी माहौल जो एक तरफा है। बनारस का सौभाग्य है कि एक सांसद नहीं चुन रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। तो बनारस का सबसे बड़ा सौभाग्य बनारस के इतिहास का रहा है कि यहाँ से जैसे कबीर की बात करें, रैदास की बात करें, तुलसी की बात करें, यहाँ इसी घाट किनारे कबीर, रैदास, तुलसी रहते थे। उनकी वाणी जन जन तक गई। तो उनके स्वरूप की चर्चा कहीं नहीं होती है, उनके वाणी की चर्चा होती है, उनके कर्म की चर्चा होती है। ठीक वैसे ही बनारस का सौभाग्य कि ऐसा प्रधानमंत्री चुन रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को बनारस वाले वोट देने जा रहे हैं जो राष्ट्र के लिए काम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसके कर्म की प्रशंसा होगी। और हम उसके कर्म को और मजबूत करने के लिए हम भारत में एक प्रधानमंत्री को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, ये सनातन को बढ़ावा देना, धर्म की बात, मंदिर मस्जिद की बात, ऐसे तमाम मुद्दे चल रहे हैं। जैसे अभी हमारा राम मंदिर अयोध्या में बनी गया, लेकिन अब काशी मथुरा की भी ऐसे बात चल रही थी। क्या लगता है कि तीसरे टर्म में मोदी जी अभी काशी में विश्वनाथ मंदिर की बात होगी? देखिए, विश्वनाथ मंदिर में तो विश्वनाथ धाम बन चुका है। अच्छा, आपने कहा कि मंदिर मस्जिद की बात। देखिए, मंदिर और मस्जिद ये धर्म के एक तरह से धर्म को एक आत्मसात करने की एक हमारे तरह से शुद्ध जगह होती है। मंदिर भी शुद्ध जगह है, सनातनी वहाँ पे जाके पूजा पाठ करते हैं। मस्जिद भी एक शुद्ध जगह होती है जहाँ की हम नमाज अदा करते हैं। एकाग्र करने के लिए अपने आप को एक जगह होती है। हम अगर आते हैं धर्म की बात, अगर आप सनातन, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। और सनातन धर्म का एक ही मकसद रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी वसुंधरा को अपना परिवार समझता है, किसी और धर्म में नहीं है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंचे। आज आप सनातन धर्म में जाइए तो गंगा सेवा निधि, गंगा आरती, गंगा की पूजन हम लोग कहते हैं। एक गीत छोटा सा, एक महिलाएं गाती हैं गंगा जी को लेकर के कि गंगा मैया में जब तक कि पानी रही, मोर सजना तोहार जिंदगानी रही। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी आस्था है कि ना गंगा जी का पानी कभी कम होगा या नष्ट होगा, न मेरे पति का जीवन कभी खत्म। अच्छत है, गंगा के पानी से जोड़ दिया। तो माँ, हम गंगा को माँ कहते हैं। किसी ऐसे धर्म का नाम बताइए। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है, तो उन्होंने कहा टेम्स। तो आपने कहा गंगा को नाम नहीं लिया, तो बोले गंगा नदी नहीं है, गंगा माँ है। तो सनातन धर्म एक है जो प्रकृति को पूछता है। क्यों आज हम जिंदा है? जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, मुझे किसी और धर्म का नाम बताइए, जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, सबसे पहला कर्म क्या करता है? श्वास लेता है। और जब मनुष्य इस पृथ्वी को छोड़ता है तो आखिरी कर्म क्या करता है? श्वास बंद करता है। तो श्वास लेने से जीवन का प्रारंभ हो और श्वास छोड़ने से हमारे सृष्टि में आने का अंत हो, वो दोनों में जरूरत किसकी है? 21-22% ऑक्सीजन मिलता है हमको। वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? हमारी प्रकृति से मिलता है। इसीलिए सनातन धर्म ने क्या कहा कि पीपल की पूजा करिए, पेड़ की पूजा करिए, इनको भगवान समझिए, रोज उसमें जल डालिए। क्यों? ताकि वो सूखे नहीं, नष्ट ना हो। कृतज्ञता उनके प्रति ज्ञापित करिए। हमारे पहाड़ पूजने की बात कही गई। हमको लोग कहते हैं कि पंडित ने ढोंगी बना दिया, पीपल पूजो भगवान मिलेंगे, पहाड़ पूजो मिलेंगे। अरे हम कृतज्ञ हैं, हमने जिससे कुछ लिया उसे कुछ न कुछ दिया। आज हम पीपल से ऑक्सीजन लेते हैं, पहाड़ से निर्माण करते हैं, तो हमने पूजने की बात कही। तो सनातन ही एक ऐसा धर्म है। इसलिए मैं कहता हूँ सारे धर्मावलंबियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, वो पुनर्विचार करें। किसी की उत्पत्ति 1400 साल की है, किसी की उत्पत्ति ईसा मसीह से 2000 साल की है। सनातन तो अनादि रहा है। और अगर आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई में चले जाएं, सिंधु घाटी की सभ्यता में चले जाएं, तो आज भी जिस सभ्य समाज का हम बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में आप पाएंगे, आप भी इतिहास पढ़ी होंगी कि वहाँ क्लोज नाली सिस्टम था, वहाँ हमारे बाथरूम हुआ करते थे। तो हम तो हजारों साल पहले विकसित थे और हमसे क्या कहा जाता है? विकासशील देश के नागरिक हैं। आप फिर कल्पना करिए, हमारे हुड़ आए, शाक्य आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, इन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया। और जो कांग्रेस की सरकार थी उसने हमको वही संस्कृति मेरे ऊपर लाद दी जो लदवाना चाहते थे। जहां कहा गया अकबर द ग्रेट, क्यों नहीं कहा गया? एक बार भी अकबर को महान क्यों बताया गया? महाराणा प्रताप द ग्रेट क्यों नहीं कहा गया? क्यों नहीं कहा गया कि हमारे शिवाजी ग्रेट रहे? जो जीता वो सिकंदर। कैसे सिकंदर? सिकंदर तो भाग गया हमारे देश से। क्यों नहीं कहा गया जो जीता वो चंद्रगुप्त? सिकंदर को कैसे महान बना दिया? सिकंदर थोड़ी जीता था, आप याद कीजिए, सिकंदर तो लड़ा भी नहीं था।
लेकिन हमें हिस्ट्री क्या पहनाएगी, हमारी आत्मबल को तोड़ दिया गया। तो अब हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीयता को जो उभारने की सरकार जो काम कर, देखिए आपका सबसे बड़ा बल क्या है, आपका मनोबल, आपका आत्मबल। अगर आपका मनोबल टूट जाएगा, आपके हाथ में लाख हथियार दे दें, एक 56 दे दें, आप सीमा पर नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपके मन में रहेगा कि इससे मैं हार जाऊंगा। मुझे खुशी है कि आज हम विकास की चर्चा कर रहे हैं। 2014 में जब सरकार आई थी, उसके पहले चुनाव हुआ था, उसमें हम भ्रष्टाचार के लिस्ट पर चुनाव लड़ते थे, और आज हम विकास की बात करते हैं। आज हमसे पूछा जाता विकास क्या हुआ। दूसरी बात, एक कही जाती है कि मोदी जी ने धर्म के नाम पे काम किया। अरे धर्म मेरा आचरण है, धर्म में बुराई क्या है? एक छोटी सी बात बताइए, इस देश में अगर आप विश्वनाथ मंदिर चले जाए बनारस में, वहाँ की 60% आप देखेंगे लोग युवा हैं। आप यहाँ भी देखिए, युवा काफी लोग मिलेंगे। आज हमारे युवा अपने चरित्र निर्माण के लिए बात सोच रहे हैं, धर्म को आत्मसात, राम को आदर्श मान रहे। उसमें बुराई क्या भैया? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। आप सोचिए, कोई ऐसा धर्म बता दीजिए मुझे, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जहाँ खड़ाऊं रख के राज किया गया हो 14 साल तक। आप एक हम लेते हैं रामचरितमानस, कर्म ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा। उसमें रामचंद्र जी को जब वनवास होता है, उनके परिवार का कोई विरोध नहीं करता है, ना उनके ससुर विरोध करते, ना उनके बड़े भाई की पत्नी, कोई विरोध नहीं करता पूरे परिवार में। आज के समाज में छोटा सा भी किसी को कह दे बहिर्गमन हो, पूरा कुल खानदान रिश्तेदार आके विरोध करने लगेंगे। कितना बड़ा चरित्र उन्होंने दिया है, त्याग का चरित्र दिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री, विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ऐसे जातिवाद की बात करे, हिंदू मुस्लिम की बात करे, मंदिर मस्जिद की बात करे, बेमुद्दे की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। उनको बात करना चाहिए महंगाई और बेरोजगारी के लिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, उनको सबके लिए सोचना है। वो अगर नारा दिए सबका साथ सबका विकास, तो ये एक जुमलेबाजी है। कहाँ अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन आए? बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं। एक शेर को लाइए और 100 सियारों को लेकर के आइए। 100 सियार आके हुआ करें, बेचारा एक शेर की आवाज़ दब जाएगी। मोदी जी को कुछ नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि विपक्ष ने कुछ किया नहीं था। 70 सालों में प्रियंका गांधी रोज कहती है मैंने एम्स बनवाया। 1 एम्स नेहरू जी बनवाए और 3 एम्स बनवाए मनमोहन जी। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी या 22 एम्स बनवाए मोदी जी। और बेचने की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बेचने की बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। आ जाइए भैया, बहुत अच्छी बात आपने कही बेचने की। मैं कहता हूँ दो लिस्ट का नाम बता दे, 2 लिस्ट का नाम बता दे जो बिका है। कोई 2 लिस्ट का, आ जाइए लिस्ट में दो ऐसे नाम बताएं, जो ऐसे नाम बताएं जो बिका है। हाँ सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश पांडे है। कहाँ से है आप? मैं यहीं से हूँ, यहाँ काशी से है। क्या लगता है काशी आपको कैसा लगता है? 10 सालों में काशी में कुछ परिवर्तन आपको दिखा है आपके नजरिए से? परिवर्तन तो यही दिखा है कि भैया रोजगार, महंगाई, इस पर कुछ चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, आप देखिए जो है जितने भी नवयुवक हैं सब जो है रोड पे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या मेरी बात सुनिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी से नहीं है, है ना, किसी भी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो क्या जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सबकी रैलियों में झंडा ले घूमने के लिए हैं? सबकी रैली, बहुत अच्छा। बताइए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये रैली में घूमने के लिए है कि उनको रोजगार चाहिए? यहाँ 10 साल में कोई एक फैक्ट्री लगी है? बताइए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो है 70 साल में कुछ नहीं हुआ। सुन ले, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं उसकी बात, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये बताइए कि जो 70 साल में कुछ नहीं हो, तो ये रेलवे कहाँ से आ गया? जितनी जो चीजें हैं, अभी जो सुनने में आ रहा है कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन हो गया। नाम बताइए तो, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का हुआ कि वो जो विपक्ष कह रहे हैं रेल बेच दी है। बहुत अच्छा बात आपने कहा। आप भाई साहब कहते हैं कि बिक गया। मैं पूछता हूँ मैडम, आप एयरपोर्ट दिल्ली चले जाइए, वो क्या है, गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट है? नहीं, गवर्नमेंट का है कि मैडम? एक मिनट भाई साहब, गवर्नमेंट प्राइवेट है? क्या बात कर रही हैं आप? GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, वो प्राइवेट है। कब प्राइवेट हुआ मैडम, बताइए मुझे, कौन सन में हुआ? कांग्रेस समय में हुआ। अडानी ने जो हो रहा है कि लखनऊ का एयरपोर्ट खरीदा, किससे खरीदा मैडम? उसके शेयर उठा के देख लिए, अमेरिकन कंपनी से खरीदा। एक मिनट, अगर बेरोजगारी, अगर फैक्ट्री, एक मिनट भाई साहब, अगर फैक्ट्री से रोजगार मिलता मैडम, मैं तो कह रहा हूँ इस देश की आबादी, जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी की लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ी। देश जब आजाद हुआ 37 करोड़ देश की आबादी थी, आज 150 करोड़ देश की आबादी है। क्या संसाधन बढ़ गए देश में? नहीं बढ़े। जब तक इस प्रधानमंत्री अच्छा नारा दिया, MSME लेके आए, स्टैंड अप इंडिया नारा दिया, स्वरोजगार की बात की। एक मिनट, धर्म के नाम पर चुनाव पांडे जी की बात नहीं हो रही है। मेरे कहने का मतलब, अभी रोजगार नहीं, एक मुद्दे पर रही है। आपने कहा बिक गया,
मैं कहता हूं ओपी जिंदल, आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं, रायपुर चले जाइए, रायपुर की राजधानी का एयरपोर्ट जिंदल के फैक्ट्री के अंदर में है। ओपी जिंदल कौन थे? नवीन जिंदल, जिनको ऊपर कोल स्कैम का लगा है। ओपी जिंदल के जिंदल पावर जीएसपीएल कंपनी के फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में रायपुर की राजधानी है। आप जरा मुझे बताइए प्राइवेटाइजेशन उसका कब हुआ? 1 रुपए में दिया गया था छत्तीसगढ़ का उनको राज्य विकास के लिए। 1 मिनट, दूसरी बात आता हूं, विकास की बात करते हैं। 56 साल क्या 7 साल से बड़ा होता है? 3 साल हमारा कोविड खाया है, क्या 56 साल बड़ा है या 7 साल बड़ा है? दूसरी तीसरी चीज आते हैं, हम आज 5वीं इकोनॉमी है विश्व की, ये क्या विकास से नहीं बने हैं? हम एक मत कहिए कांग्रेस से कुछ नहीं। मैंने कहा कांग्रेस से कुछ आपने नहीं कहा 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आपने कहा 70 साल में कुछ नहीं हुआ। गलत बोले नहीं, इन्होंने कहा 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, ये गलत बात है। नहीं, बेचने की आपने बात की, नाम बताए ना 5। कोविड वैक्सीन पे जो प्रश्न उठ रहा है, आपके पोलियो पे नहीं उठा, किसी वैक्सीन पर पहले उठा है कभी नहीं उठा है। एकदम आपने सही कहा। कितने बोलिए इसके पहले कितनी वैक्सीन गवर्नमेंट निकाली, चला मुझे बताइए, कितनी वैक्सीन गवर्नमेंट निकाली है? सब विदेशों से आयातित किया आपने, कितनी वैक्सीन गवर्नमेंट? भाई साहब सुनिए मेरी बात, मैं मैडम बता रहा हूँ, पहला इस देश में 1977 में मुरारी देसाई द्वारा परिवर्तन किया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आया, जो कि गांव को शहर से जोड़ा। आप जितने भाई बंधु बड़े, अगर 70 से पहले कहोगे पूछ ले, 77 से 70 के बाद। 1 मिनट, नहीं, कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए। 56 साल कम नहीं था मैडम। अगर 56 साल कम थे, अगर 56 साल कम थे तो 7 साल ज्यादा कैसे? इन 7 सालों में विकास हुआ है। हम एक छोटी सी बात जानते हैं, आज हम कई देश है जो हम डायरेक्ट पासपोर्ट पे जा सकते हैं, ये भी डेवलपमेंट का मानक है। एजुकेशन की बात, हमने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि मैंने एम्स बनवाया, मैंने वो बात कही है। 1 एम्स बने थे, आज 26 एम्स है। हम कहते हैं आईआईटी देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज देख लीजिए। आज छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट, नहीं, एक छोटा एग्जांपल, सब लोग बैठे हैं। चंदौली मेडिकल कॉलेज बना है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना है, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, उत्तर यहाँ पे रावटगंज में मेडिकल कॉलेज बना है, मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज बना है। ये बताइए क्या विकास नहीं है? क्या लगता है ये जो कह रहे हैं आपको सही लग रहा है? नहीं, हमें तो नहीं सही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? गवर्नमेंट से क्या आपको नाराजगी किस बात की है? आप गवर्नमेंट को रोजगार, महंगाई इस पे बात ही नहीं करते हैं। आपको लगता है किसी गवर्नमेंट को जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात करने की जरूरत है? पहले सबसे जरूरी है रोजगार की बात है। जनसंख्या जरूरी नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण से ज्यादा जरूरी रोजगार है। मेरी बात सुनिए, 2014 आईएएस के बाद रोजगार की बात कर रहे हैं हम, रोज आईएएस की बात नहीं कर रहे हैं। पहले कोई नहीं था, बेरोजगार नहीं था कोई। 2014 को पहले कोई बेरोजगार, हम क्या करें? नहीं, 2014 को पहले कोई बेरोजगार नहीं था आदमी। क्यों नहीं था? युवा नहीं थे। क्यों नहीं था? रैली में नहीं जाते थे, तभी उसी तो हट गए वो 2014 पहले वाले। तो कर रहे ना, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून इसीलिए जरूरी है कि बेरोजगारी न बढ़े। जितना एक कानून, एक देश एक कानून। आप 2 कानून क्यों होगा? आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, धर्म के नाम पे आप कहते हो, शरीयत से बात करते, हिब्बा से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उनके रजिस्ट्री का। आप, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में 24% आबादी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक कौम का है, कितने दिन रजिस्ट्री ऑफिस में लोग उनको देखते हैं? क्यों नहीं रजिस्ट्री कराते हैं? आप चले जाइए, यूपीआई से, छोटा आदमी यूपीआई से पेमेंट लेता है, बहुत लोग नहीं लेते हैं। अगर भाई साहब क्रिश्चियनिटी, 1 मिनट, अगर क्रिश्चियनिटी अगर माइनॉरिटी है, इस्लाम माइनॉरिटी है, बौद्धिज्म माइनॉरिटी है, तो सिखिज्म माइनॉरिटी क्यों नहीं? जैनिज्म माइनॉरिटी क्यों नहीं? अगर सब और नहीं भाई साहब, नहीं माइनॉरिटी, पढ़ लीजिए पहले आप, आरक्षण उनको नहीं मिलता माइनॉरिटी, इसीलिए दुर्भाग्य है। आपने कहता बेच दिया। अरे नाम तो गिनाइए, 5 नाम बताइए जो प्रधानमंत्री ने बेचा हो, 5 नाम बताइए। मैं तो कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी खुलेआम कहती है कि 1 एम्स बनाया मैंने कहा कि 1 एम्स नेहरू जी ने बनाया, 2 एम्स बनाया मनमोहन सिंह जी ने, बाकी 22 एम्स इसने बनाया 7 साल में। कम था मैडम? आप, मैं, जितने भी लोग बैठे हैं, फैक्ट्री लगी है भैया, फैक्ट्री, फिर वही आप आ रहे हैं। देखिए मैडम, यही दुर्भाग्य है। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, ये अल्पसंख्यक लोग जो आपके ऊपर लगा रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपके ही आरएसएस और भाजपा के कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे धब्बे लगने के कारण बिंदु बन रहे हैं। आप अगर कांग्रेस का 300 करोड़ पकड़ करके अगर आप दिखाते हैं 5 दिन लगातार नेशनल वाइड पे, हाँ, उससे जांच बैठाते हैं, सीबीआई लगती है, सब कुछ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के जो केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर कोई चीज पाई जाती है तो आप उनको जेल तक कर देते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके भाजपा के जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार को लगातार अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर आपका क्या एक्शन है? बहुत अच्छा, नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार पाठक। पंडित जी नहीं,
3 भाजपा के भ्रष्टाचारियों का नाम बताइए। एक है आरएसएस से जुड़े हुए प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, जो वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक भी हैं, कहाँ के? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप देखिए, बहुत अच्छी हमारे बात पास है। हार्ड कॉपी में सर है। अच्छा, मैं आपने मौखिक एक- वार्ता नहीं करता हूँ। आपने एक का नाम लिया, हमने ऐसा से किसी सुनिए कार्यकर्ता, एक मिनट, लालू यादव को जेल किसने भेजा था? सुनिए 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 लालू यादव, सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप लालू बात बदलिए मत, पहले पूरी बात आने आने दीजिए, आने दीजिए, पहले आने क्यों दीजिए? अरे हमारी भैया, बात पहले पूरी होने आप दीजिए। देखिए नेता की आप आप किसी पहले कार्यकर्ता हमारी की, आप किसी पूरी बात कार्यकर्ता, हमारी पूरी अरे होने भैया जी, दीजिए। आप अरे भैया, आप किसी मेरा कार्यकर्ता, एक आदमी से देश आप किसी, नहीं चलता है। आप लाइए ना मुद्दे को। और सुनिए कोई प्रधान देश को नहीं चलाता है, पहले ये जानिए। कार्यकर्ता चलाते प्रोफेसर की हैं। बात कर रहे हैं। प्रधान और राष्ट्रीय आदेश करता है, किसी पहले राष्ट्रीय सुनिए, नेता का नाम लीजिए। पहले सुनिए। प्रधान आदेश करता है, करता काम कार्यकर्ता ही है, और वो आपके आरएसएस के वो एक मुख्यमंत्री पे आरोप था। वो राजधानी के मुख्यमंत्री है, एक देश के, भारत देश के, भारत के राजधानी के, अधिकार एक मिनट सुनिए तो सही, राजधानी के मुख्य, नहीं तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सुनो तो सही। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया 3 महीने पहले। होगा होगा कहाँ होगा? कब होगा? जब हमारा आयु खत्म हो जाएगा, फॉर्म भरेगा। आप मेरी फिर फॉर्म भरना व्यक्तिगत आ गए। क्यों? मेरी व्यक्तिगत बात समस्या एक मेरा हमारी है, छोटा सा पूछिए। लोकतंत्र की इतनी बड़ी देखिए, लड़ाई चल रही है, समस्या हमारी है, तो हम अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? लगातार 1 साल से मैं लेटर लिख रहा हूँ, लगातार 1 साल से लेटर लिख रहा हूँ, किसी लेटर का जवाब नहीं आता है, किसी लेटर का निस्तारण नहीं होता है। 40 RTI डाला हूँ बीएचयू को, ठीक है, एक का भी जवाब नहीं आया। मेरे पास RTI की रसीद है, इन्हीं चैनल RTI का रसीद है, चैनल और माननीय कुलपति महोदय द्वारा रिसीविंग कॉपी है, सुनो बाबू। डायरी नंबर है। आप ऐसे मत करवाइए। FIR करने के लिए मैं, सुनिए, जो आप अभी आरक्षण के लिए हल्ला कर रहे थे ना, मैं EWS का अभ्यर्थी हूँ, मैं कहाँ FIR करके लड़ूंगा? मेरे पास है पैसा बीएचयू के प्रोफेसर से केस लड़ने का। आप देंगे, मदद करेंगे, तो आप मदद करेंगे। लालू यादव भी चपरासी आप भाई अरे के चपरासी थे, मैं चपरासी हूँ, चपरासी भी नहीं हूँ, उसका भी नहीं मिलता है। कैसे? एक छात्र हूँ, किराए पे ना कि कमरा लेके रहना और खाना अपने से बनाना और रहना आपके जैसे सूद बुझार के बतियाने में बहुत। हाँ, व्यक्तिगत है, मैं भी विद्यार्थी व्यक्तिगत है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो व्यक्तिगत है। मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। आपसे विषम व्यक्तिगत रहेगा। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ क्या? व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं आपने माननीय प्रधान, राष्ट्रीय मुद्दा बता रहा हूँ। एक सेकंड, आपने अपनी समस्या बता अभी दी। और बता रहे हैं, अब आपके प्रधानमंत्री आराम से आप बताइए, आप अपनी सुन, आप अपनी बात रखिए। आप अपनी बात अच्छा, यहाँ जो इतने लोग खड़े हैं, सुनो ये कोई बताएगा कि इस बार मोबाइल पे किसके किसके फोन आ रहा है कि वोट डालने के लिए 400 पार के लिए किसके किसके पे आ रहा है? हाथ उठा दीजिए। अरे किसके किसके पे आ रहा है? पहले चुप रहिए। मेरे पे आया है, अच्छी बात है, वोट डालने के लिए आ रहा आचार संहिता का उल्लंघन है। सब पे आ रहा है ना, उस पे वोट देने के लिए आ रहा है, लेकिन उसी माध्यम से ये जांच नहीं किया जा रहा है कि जो आधार कार्ड से लिंक व्यक्ति है, उसकी अगर आयु 21 वर्ष हो चुकी है तो उसने अभी तक मतदान दिया या नहीं दिया, नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और आप प्रचार कर रहे हैं केवल भाजपा का 400 पार 400 पार 400 पार फोन आ रहा है। अरे तो उतना अधिकार तो भारत के हर एक प्रत्याशी का भी है, उसको भी तो ये सुविधा मिलनी चाहिए। इसीलिए कहा गया सबका साथ सबका विकास, कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे। धन्यवाद। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा, आप प्लास्टिक पे बैन करते हैं और आप प्लास्टिक का टोपी आपके कार्यकर्ता पहन के घूमते हैं, इस पे आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? आप हर एक सभा में सम्मिलित होते हैं, इस पे नहीं बनता है। किसी भी धर्म के नाम से जो चुनाव नहीं हो सकते। हाँ, और अधिकार ठीक है, सबको है, अब सुनिए, संविधान के मौलिक और अधिकार सबको है। जब तक और मैडम ये बताइए कि ये न्यूज़ चलेगा या नहीं, और जब तक- हमारी बात पहुंचेगी या नहीं? जब तक हमारे देश की बुनियादी चीजें जो है, रोटी कपड़ा मकान, जो सब लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक खाली विकसित करने से विकसित नहीं हो जाएगा देश। जब तक जो गरीबों को जो रोजगार नहीं मिलेगा, वो कटोरा क्या लगता है कौन रोजगार दे सकता है? कौन रोजगार दे सकता है? सारे, हर गरीब को, हर युवा को, हाँ। 140 करोड़ हमने 10 जनता साल है। मौका दिया, हमने 10 साल मौका दिया, अब फिर परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन होना बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन। परिवर्तन के बाद जो आएंगे वो करेंगे, बिल्कुल विश्वास में दुनिया कायम है। विश्वास पे करना है। सही बात है। विश्वास में दुनिया कायम है। हाँ, क्या कह रहे सर? परिवर्तन के पहले मैडम रोजगार मिला है। मिला है। हमारा भाई खुद ही यूपी पुलिस में इस 10 साल में नहीं मिला है। नहीं 10 साल में नहीं मिला, मेरा उम्र तो खत्म हो अच्छा, गई। दूसरी चीज मैं कर रहा हूँ, मैं देखिए, मैं पांडे हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठीक है। लोगों का आरोप होता है कि समाजवादी पार्टी आती है तो यादवों का करती है, बहुजन में समाज पार्टी आती है तो हरिजनों का करती है। ब्राह्मण, मैं किसको वोट दूं कि ब्राह्मणों का हो जाए? कम से कम वो अपनी बिरादरी का तो करते हैं, मैं किसको दूं कि मेरी बिरादरी का हो? अब बताइए, हम तो किसी में नहीं है। सामान्य वाला आदमी जो है, जनरल कास्ट वाला आदमी जो है, वो किसी में नहीं है।
भले आरोप लगाता है कि पहुंचने ही नहीं दी जाती है ना, उसकी बात को पहुंचने ही नहीं दी जाती है। हमारे से बहुत से लोग जो हमारे संगी साथी जो है जनरल वाले जो है बेरोजगार है, पर्चा लीक हो रहा है, पर्चा आउट हो रहा है। इस योगी जी की सरकार में 7 साल में कै परीक्षा हुआ, कै क्लियर हुआ है, सब फंसा हुआ है। बीएचयू अपने लेटर में कहता है कि मैं नियुक्ति और प्रवेश में नियम का कठोरता से पालन करता हूं, और उसी नियुक्ति और प्रवेश में उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोग प्रश्नों का उत्तर में हेरफेर कर देते हैं। मेरे पास आरटीआई की कॉपी है, हार्ड कॉपी, उस लेटर का मैं हार्ड कॉपी लगा करके हर एक जगह लेटर भेजा, माननीय शिक्षा मंत्री जी को भेजा, मुख्यमंत्री जी को भेजा, कुलपति को भेजा, उसके बाद से रजिस्ट्रार को भेजा, सुनिए, उसके बाद से परीक्षा नियंत्रण अधिकारी को भेजा, डीन को भेजा, विभागाध्यक्ष को भेजा, हमने सबको लेटर भेजा। लगातार 1 साल से लेटर लिख रहा हूं मैडम, लेकिन मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है लड़ने वाला, इसलिए मेरी बात वहां तक ना पहुंचाई जा रही है और ना मेरा समस्या का समाधान हो रहा है। बताइए हम लोग क्या करें? इन्हीं कारणों के वजह से लोग गलत रास्ते को अपनाते हैं, गलत मार्ग पे जाते हैं। अगर कोई आदमी 4 आदमी आके कहे कि तुम उस प्रोफेसर का हत्या कर दो और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो मेरा तो एडमिशन चाहिए, मैं तो कर दूंगा, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं एजुकेटेड हूं, तो मैं जान रहा हूं कि हत्या करने से मेरी एडमिशन नहीं होगा। जिसने गलत किया है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर मेरी गलती पाई जाने पे मैं इनवैलिड कहीं हो जाता हूं, 5 रुपए का कोई सिक्का नहीं रहेगा, आपको कहीं जाना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपका काम नहीं होगा। तो वैसे ही जैसे मुझे बाहर किया जा रहा है, तो उस प्रोफेसर ने अगर प्रश्नों के उत्तर में हेरफेर किया तो वो बताइए कि उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जितने सनातनी कर रहे थे अभी भाई साहब हमारे, एक साथ 5 आप सीट दे रही हैं किसी को, जैसे एक साथ 5 पदों पे आप किसी को नियुक्त कर रही हैं। अब उसी संकाय में 40 प्रोफेसर और हैं, क्या वो उस लायक नहीं थे? ये एक बार में 5 टॉफी क्यों बांट रहे हैं? उनसे भी कोई समर्थवान नहीं था। उनसे बड़े अधिकारी को उस कुर्सी से उतार करके और छोटे अधिकारी को बैठाना, ये क्या होता है? ये ऊपर से दबाव है ना। एक लोकतंत्र में अपना पकड़ बनाए हुए हैं, ऊपर से आदेश करा दिए, कुर्सी ले लिए। यही ये लोग वहां पे भ्रष्टाचार का अंजाम दे रहे हैं। लगातार 1 सालों से मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। मैंने पिछले बार भी गुहार लगाया था, कई वीडियो मैंने डाले, कई जगह नेट पे डाले, सब जगह सबसे कहा जहां जहां हाथ पैर नहीं पड़ना चाहिए वहां भी पड़े, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि मैं अकेले हूँ, गरीब हूँ, ईडब्ल्यूएस हूँ, मेरे पास केस लड़ने का पैसा नहीं है। मैं FIR तो कर दूंगा मैडम, लेकिन कोर्ट कचहरी जब वकील पैसा मांगे कहाँ से देंगे? ये 5 लाख में मेरा वकील खरीद लेंगे तो मैं तो हो गया, लड़ लिया। एक चीज मैडम, ये मेरा तो मैं यहाँ लड़ने आया हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ करके 15 साल से काशी में किराए पे रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, सीवान जिला के मैरवा थाने क्षेत्र के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार पाठक है मैडम। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे मैं आचार्य 2020 बैच का क्वालिफाइड हूँ, यही BHU से, और मैं 2021 में रेट क्वालिफाइड किया, तो उसमें मेरा हो रहा था, लेकिन 2 प्रोफेसरों के आपसी विवाद का शिकार मुझे बनाने के लिए मेरे एडमिशन को जानबूझ करके बाधित किया गया। इसलिए भी बाधित किया गया कि प्रोफेसर फिरोज खान नामक एक प्रोफेसर आए थे जो कि मुसलमान थे, और हमारे विश्वविद्यालय के शिलालेखों पे साफ साफ लिखा वर्णित है कि गैर हिंदू का प्रवेश उसमें वर्जित है। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था। इसके लिए भी BHU मुझे टारगेट करती है कि ये नेता बनता है, नेता टाइप का है, जबकि मेरे खिलाफ BHU में एक भी एप्लीकेशन नहीं है और ना ही कहीं बाहर में कोई भी एप्लीकेशन है। मैं उस के अलावा ऐसे और भी छात्र हैं जो ऐसे पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ पे जो गुरु का भक्ति करेगा उसी को मिलेगा। यहाँ प्रश्नोत्तर डायरेक्ट सबमिट कर दे दिया जाता है छात्रों को। पहले मेरे पास अभी ऑडियो वीडियो में रिकॉर्डिंग है, जिसमें छात्र मुझे भी ऑफर किए इतने लेटर लिखने पे कि तुमको अगर पहले ही क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो क्या तुम इस लड़ाई को रोक दोगे? हमने कहा कि बस ये बात मेरी होती तो मैं रोक देता, लेकिन अब ये बात पूरे छात्रों की है। मेरा तो हो जाएगा, मैं यहाँ PhD नहीं करूंगा, कहीं और कर लूंगा, लेकिन ऐसे करके इन्होंने कितने छात्रों का शोषण किया है उसका जवाब देगा। हमारे ऐसे और भी तो कमजोर लड़के हैं। जैसे और कितने छात्र हैं जो ऐसे? मैंने 10 साल का पूरा मांगा है RTI में, लेकिन एक भी RTI का जवाब नहीं मिला। संविधान की अवहेलना हुई। मेरे पास हार्ड कॉपी में है, डायरी है, रिसीविंग नंबर है। आपके साथ और भी दोस्त आपके साथ है जो ऐसे घटनाओं से? यहाँ पे मिथिलेश कुमार जी जो इनको आपके सामने दिखाई दे रहा है, बात कीजिए इनसे। जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार उपाध्याय। क्या हुआ आपके साथ ऐसे? मेरा एडमिशन जो है BHU में PhD में नहीं हो पा रहा है। हाँ, क्यों नहीं एडमिशन हो रहा? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि सीट नहीं है, जबकि सीट होते हुए भी, और ये लोग प्रोफेसर कह रहे हैं कि सीट हमारे पास नहीं है। हाँ। हम लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ। हम लोग ने कुलपति को लेटर लिख करके आवेदन किया है जो है, क्योंकि अभी इन लोग के बस के बाहर हाथ हो गई है। तो आपको कैसे पता कि सीट है फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा?
क्योंकि हम लोग को पता है, सूचित किया है उसने 16 सीटें हैं, जहाँ पे 11 सीटों पर हुआ है। अभी 5 सीटों पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है जो है, इसमें हम लोग का 11-12 नंबर पे है, तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये लोग करना नहीं चाह रहे हैं कि क्या। आप देखिए, तो क्या बता, मतलब ऐसे क्या हो गया? ऐसे पहले आपके साथ कुछ और हुआ था लग रहा है, जिसको लेके आपका एडमिशन नहीं हो रहा? आपको डाउट किस चीज पे है? डाउट ये है कि वो लोग अब पता नहीं अंदर में क्या चल रहा है उन लोग का, क्या क्यों नहीं करना चाहते हैं, जबकि सीट होते हुए भी अब हम लोग के प्रति क्या उन लोग का भावना है वो तो वही बताएंगे। विज्ञापन निकाला जो कि सीटों को बढ़ाना चाहिए। एक बार ऐसा है कि वो अभी निकला था पेपर में कि रिक्त सीटों पर अभी बहुत सी सीटें खाली है, अभी बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, लेकिन अभी और लोग जो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सीट नहीं है, और BHU में पेपर में निकल रहा है कि सीट है, तो हम लोग का एडमिशन होना चाहिए। हम लोग इसीलिए के लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग सीटें नहीं दे रहे हैं। बताइए क्या कहा जाए? अब प्रोफेसर ऐसे प्रोफेसर हैं कि तो कहना नहीं चाहे। पहले आपके साथ कुछ हुआ था ऐसे कॉलेज में, कोई ऐसी घटना हुई थी जिसको लेके लगी कि हाँ इस वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, हमारे साथ तो मैंने ठीक था, लेकिन ये लोग तो आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप जैसे अगर 2 छात्र है, 4 छात्र है, 10 छात्र है, ऐसे 10 छात्रों को क्यों टारगेट किया जाएगा? पता नहीं, अब वो तो वही लोग बताएंगे जो है। आपसे भी पूछा। अब वो वही लोग बताएंगे, प्रोफेसर लोग कि मैंने क्या चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग तो अपने लड़ाई हम इस बार अभी मैंने क्वालिफाई किए हैं जो है, PhD वाला एग्जाम जो है। हाँ। लेकिन आप इस बार क्वालिफाई किया है? क्वालिफाई किए हैं तो इसी बार आपका एडमिशन है ना? इससे पहले तो आपके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है? इसके साथ पहले नहीं हुई है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाए जब निकला हुआ था, क्योंकि अब इसके बाद रेट परीक्षा होगी नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस बार मेरे PhD में सिलेक्शन हो जाए जो है। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में जो है मैं चाह रहा हूँ कि इस बार हो जाए, लेकिन हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है। प्रोफेसर से लेकर के कुलपति से लेकर के कोई हम लोग का सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके ऊपर अब आप लोग का जो भी है वो क्या करिए। ठीक है, क्या लगता है, क्या बता? आपकी बात तो बता रहे हैं कि 80 करोड़ को हम लोग भोजन कराते हैं, अनाज देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या अगले 5 साल तक इनको इसी स्थिति में रखना चाहते हैं? पिछले 10 साल से तो इसी स्थिति में है। 14 से ही जो है 80 करोड़ को खाना खिला रहे हैं। गरीबी रेखा से ऊपर भी लोगों को लाए, उनकी भी संख्या बता रहे हैं, 25 लाख से ऊपर लोगों को। तो 80 करोड़ ये 25 लाख वो तो 1 करोड़ 5 लाख हो गए, तो और तो वो भी तो वो है। तो इनको तो विजन देना चाहिए कि हम जो है धीमे धीमे ये खत्म करेंगे 5 किलो राशन। 5 किलो राशन पे 5 किलो राशन पे जो है अभी जो है भाजपा करेगी 5 किलो राशन देंगे, अब कांग्रेस कहेगी चलो हम 10 किलो देंगे। ये तो रहे तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 10 केजी देंगे। ठीक है, तो हम किसी पार्टी से नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, 5 किलो 10 किलो देने से तो नहीं होगा जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा। अडानी अंबानी का जो है 16 लाख करोड़ में बताते हैं राहुल गांधी के माफ हो गया, ठीक है। अब वो कितनी सच्चाई है क्या हमें नहीं पता, लेकिन माफ हुआ, अगर हुआ है तो गलत हुआ है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है जो गरीब छोटे व्यापारी हैं 1-2 लाख लेने के बाद जो अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको दोबारा लोन नहीं मिलता है, ठीक है। जब पॉकेट में गरीबों के पॉकेट में पैसा आएगा तब जो है आपका GDP बढ़ेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर है, ठीक है, वो कंज्यूम करता है। आप जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो पैसा माफ जाता है वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन मानी उसको माफ भी करेंगे तो आप प्रोडक्शन करेंगे, वो कंज्यूम कहाँ होगा जब तक कंज्यूमर के पास पैसा नहीं आएगा। तो मेन मुद्दा ये है कि कंज्यूमर के पास पॉकेट में पैसा आना चाहिए। तो पॉकेट में पैसा कब आएगा? जब उसके पास रोजगार होगा, काम होगा, धंधा होगा। और पिछले 10 साल में यहाँ पे क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है यहाँ पे काशी में? स्पेशली मैं काशी की बात कर रही हूँ। 10 साल में कोई भी उद्योग, अगर कोई भी अगल बगल कोई भी उद्योग लगा हो तो देख लीजिए आप, कहीं लगा हो तो कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? डेवलपमेंट के बाद रोड बना है, फर्स्ट क्लास एक्सप्रेसवे बना है। आप जो हमको जो है लखनऊ जाना हो, अगर 200 रुपये भाड़ा है तो 700 रुपये देना पड़ेगा अगर एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे तो, क्योंकि टोल टैक्स लगेगा। तो वो जो गरीब आदमी जो टोल टैक्स पकड़ के वो हाई एक्सप्रेसवे पकड़ के जाएगा नहीं, कहाँ से जाएगा वो? जिस पास 4 पहिया हो जाए। इतना बड़ा अभी रोड शो हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक मुद्दा आया था मेरे दिमाग में, ये यहाँ से वहां तक जो रैली हुई है उसमें रोडों का खनन किया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सच में विकास किया है और आप मोदी जी चाहे राहुल जी को या किसी भी पार्टी के नेता को, ये जो दिख रहा है, आते हैं लोग तो दोनों ओर जब पर्दा लगा होता है उनको नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या है, कितनी गंदगी है। इतना खनाई हुआ, झंडा लगा, बांस लगा, बैरिकेटर लगा, इन सब के लिए कारीगर काशी में भी उपलब्ध थे। तो गुजरात से क्यों आए थे वहां से कारीगर को यहाँ से समियाना लगाने के लिए?
यहाँ के युवाओं को मिला रहता रोजगार, यहाँ के जो भटक रहे हैं इधर उधर उनको अगर पकड़ के 400 500 200 देकर उनसे करवाया होता तो उनको देश के प्रति भी थोड़ा लगता, प्रधानमंत्री के प्रति भी थोड़ा लगता, और वो उनको कहना नहीं पड़ता, वो खुद नरेंद्र मोदी को वोट देते। लेकिन आप काम करा रहे हैं काशी में, वर्कर बुला रहे हैं गुजरात से, तो ये भी एक मुद्दा है, ये भी गौर करने की आपको क्या लगता है, आपको क्या सोच रहे हो, आखिर क्यों ऐसा हुआ? जो आप अब ये आखिर गुजरात से वो क्यों वर्कर बुला रहे हैं, काशी के क्यों नहीं दे रहे? आपको क्या लग रहा है? ये तो यहाँ के लोगों की कमी है, यहाँ का जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसकी कमी है। उन्होंने कहा होगा हमसे नहीं हो पाएगा तो उन्होंने बाहर से व्यवस्था किया होगा, तो यहाँ से क्यों नहीं हो पाया होगा? आपने कुछ प्रयास नहीं किया, नहीं है बैरिकेटर लगाने वाले, और कोई त्योहार आता है तो बैरिकेटिंग कैसे होता है? वहाँ उस समय तो गुजरात से नहीं आते हैं, उस समय तो नहीं आते। हम लोग देख रहे हैं मैडम, अब बता दें 2014 से पहले कोई आता था नेता, कोई भी किसी पार्टी का नेता आता था तो ये पर्दा प्रथा जो है, जो पर्दा लगता है दोनों ओर, कोई वीआईपी आता है तो पर्दा लग जाता है कि जो है कोई गंदगी ना दिखे। ये 2014 से दिख रहा है, 2014 से पहले नहीं था, कोई पर्दा नहीं होता था। ठीक है, सबका धन्यवाद। अस्सी घाट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट घाट है। यहाँ पे नगर निगम का बाथरूम है, हाँ। ये आप रैंडमली कभी आगे चेक कीजिएगा, साफ नहीं दिखेगा, लेकिन कोई बड़े अधिकारी आएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आज ही नया बना है। तो ये सब क्या है? अगर विकास हो रहा है तो 100% होना चाहिए, अगर सफाई हो रहा है तो 100% होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक अगर पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक गरीबी के लिए भी कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक नौकरी के लिए भी कीजिए। आप बताइए कि बीएचयू के 10 संकायों में लगा है वो बटन से, क्या कहते हैं उसको, अपना अटेंडेंस लगाते हैं लोग, क्या कहते हैं भैया? बायोमेट्री से हाँ, मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ। बायोमेट्री लग गया है, लेकिन कुछ संकायों में नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रोफेसर को 4 बजे आना है, बायोमेट्री लग जाएगा तो 10 बजे आना पड़ेगा। तो ये मतलब जब डीएचयू अपने नियम की कठोरता से पालन कर रहा है तो एक फैकल्टी में लगा रहा है, एक में नहीं लगा रहा है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो रहा है इन तमाम परिवर्तन मुद्दों? होना चाहिए, नहीं होगा तो मैडम देखिए ये देश अंधकार की तरफ जा रहा है। युवा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आगे बेरोजगारी। अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा पढ़ने के बाद, तो मैं अगर अपना अधिकार पाने के लिए इतना लड़ सकता हूँ तो अपने अधिकार के प्रतिशोध के लिए भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये जनता के मुद्दे हैं और जनता ही अपने मत से तय करेगी कि क्या परिवर्तन जरूरी है या फिर सरकार से खुश है। और परिवर्तन अगर जनता को लगता है जरूरी है तो अपने मतों से परिवर्तन करे। ये तो 4 जून को ही तय होगा कि क्या जनता परिवर्तन कर रही है या नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।